जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज हिंदी साहित्य की हमारी ये क्लास और उसके अंतर्गत हमारा बचा हुआ हिंदी साहित्य का वो सेक्शन में प्रमुख लेखक और उनकी पंक्तियाँ उस वाले टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। साथ के साथ में जो भी गद्य साहित्य से संबंधित चीज़ें हमारी बची है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी एग्जाम में कोई नहीं, 7 को अलग अलग सेक्शन से हैं हिंदी साहित्य के, जिसमें प्रसिद्ध कवि लेखकों की रचना ज़्यादा पूछी जाती है। फिर हिंदी के प्रसिद्ध प्यारे दोस्तों इसके साथ साथ जो पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। दी गई पंक्ति किस रचना से संबंधित है और किस लेखक या कवि के द्वारा एक पंक्ति कही गई है। ऐसे ही इसके अंतर्गत जो काल विभाजन है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का, और तमाम वे अवधारणाएं जो इन कालों से संबंधित इनके महत्वपूर्ण जो कवि लेखक है उनसे संबंधित है। तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उर्वशी नाम टाइटल से तो अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों ने रचना लिखी। रामधारी सिंह दिनकर ने भी क्या की है, उर्वशी की रचना की है। यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद व रामधारी सिंह दिनकर दोनों दिए गए हो तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर को ही इसका सही उत्तर माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना, जो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद ने रचना लिखी, उसका नाम उर्वशी ही था, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं हुई। के बाद फिर समय आता है रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर भी इसी टाइटल से एक रचना लिखते हैं जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार बाद में मिलता है। झरना, आंसू, लहर, कामयानी ही जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचनाओं में महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो एक तो इनकी झरना, आंसू, लहर ये एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद अपने आप में छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से एक, और उनकी छायावाद की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो मानी जाती है कामयानी को। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति है, कामयानी अंतिम है। जयशंकर प्रसाद की जब पहली रचना पूछे तो उसका नाम है उर्वशी, और जब अंतिम रचना पूछे तो उसका नाम है जयशंकर प्रसाद की, जो कि महाकाव्य के रूप में है और छायावादी की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है कामयानी। इनकी कृति झरना को छायावादी युग की पहली रचना माना गया। छायावादी युग की पहली रचना का नाम बताइए क्या है? तो छायावादी युग की पहली रचना का नाम है झरना। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्योंकि अनेक बार ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके। और हिंदी साहित्य में ये खासियत है कि जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं वही रिपीट होते हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सही होते हैं तो 2-4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। इसके बाद है शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामयानी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो छायावाद का उपनिषद किस रचना को कहा जाता है? जो छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामयानी, उसको। तो कुल मिला के आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन हुए? उर्वशी टाइटल से, उर्वशी शीर्षक से 2 अलग अलग समय पर 2 अलग अलग व्यक्तियों ने रचना लिखी। एक का नाम था जयशंकर प्रसाद, वो उनकी पहली रचना थी जो उन्होंने उर्वशी के नाम से लिखी। दूसरी प्यारे दोस्तों, उर्वशी नाम से टाइटल से जो रचना प्रकाशित हुई वो थी रामधारी सिंह दिनकर की, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। जब ऑप्शन में दोनों हो, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, और उर्वशी रचना पूछी जाती हो, तो राइट आंसर होता है रामधारी सिंह दिनकर। उसका रीजन ये है कि उर्वशी जयशंकर प्रसाद की रचना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई है। मान के चलो बहुत सारी किताबें होती है, उनमें से 2-3 किताबें जो है समाज तक, हर लोगों की पहुंच तक होती है, लेकिन 1-2 किताब ऐसी भी होती है इसको ज़्यादा जो है प्रकाशित लंबे समय तक ना किया गया हो। कई बार आपने देखा है कुछ फिल्में सुपरहिट हो जाती है और कुछ फिल्में फ्लॉप भी हो जाती है। तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो एक तरह से फ्लॉप ही थी, लेकिन जो सुपरहिट हुई वो थी रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी। झरना, आंसू, लहर और कामयानी, ये 4 रचनाएं छायावादी युग श्रेष्ठ रचनाओं में मानी जाती है, लेकिन उनमें से छायावादी की एक रचना जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन सी है? कामयानी। यानी कि ये चारों रचनाएं छायावादी युग की रचना है। छायावाद की ये रचना मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की पहली रचना है, ये ध्यान रखना, और कामयानी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद में लिखी गई कामयानी को क्या कहा? उपनिषद। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कि छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो गया कामयानी। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। किसके द्वारा ये बात कहा गया, छायावाद का उपनिषद किसने कहा, शांति प्रिय द्विवेदी। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्या हुआ, शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा कामयानी रचना जो कि जयशंकर प्रसाद की है उसको छायावाद का उपनिषद कहा गया। इसके बाद कुकुरबुत्ता, अणिमा, बेला और नए पत्ते ये निराला जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। यानी कि इनका एक जो समय रहा है, ये छायावाद में तो थे ही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के, उनमें से एक थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं अलग अलग समय पे लिखता है। तो जो छायावाद के बाद आगे का जो युग था उसको कहते हैं हम प्रगतिवाद। उसको क्या कहते हैं, प्रगतिवाद। लेकिन ये जो रचनाएं थी इनकी, निराला जी की, ठीक है, वो कुकुरमुत्ता है, अणिमा, बेला और नए पत्ते, ये निराला जी की प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती है। अर्थात छायावाद के बाद का जो समय है उसमें ये रचनाएं लिखी गई। तो क्वेश्चन क्या बना, निराला जी की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने तो पढ़ा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो छायावाद के कवि है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर छाया प्रगतिवाद का जो युग है, छायावाद समाप्त होने के बाद ये तमाम रचनाएं लिखी। इससे पहले छायावाद में इनकी बहुत सारी रचनाएं रही है। रश्मि, मिर्जा, सांध्य गीत, निहार, ये सभी गीतों का संग्रह यामा में प्राप्त होता है। तो यामा वो रचना है महादेवी वर्मा की जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहले तो सबसे पहले इन्होंने निहार के अंतर्गत बहुत सारे गीतों का संग्रह किया, लेकिन जो निहार के गीत थे, सांध्य गीत, निर्जा और रश्मि, इन रचनाओं के तमाम जो गीत थे उसको किस में ले लिया, यामा में। और इसी वजह से ये अपने आप में एक अद्भुत रचना बन गई। तो रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और निहार के सभी गीतों का संग्रह इसके अंतर्गत है, यामा में प्राप्त होता है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा। दक्षिण भारत की मीरा कौन है, आंडाल कन्या अर्थात गोदा भगतनी, जिसका नाम गोदा भगतनी भी, ठीक है। और ये आदि कवित्री कौन कहलाती है, मीराबाई, जिसकी वजह से मीराबाई महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा गया है। युगवाणी, ग्राम्य, पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं। और आपको ये ध्यान रखना है सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि है, लेकिन उनकी युगवाणी रचना और ग्राम्य रचना, अब वो जो समय दे रहा है वो इसी वजह से तो दे रहा है। यहाँ समय क्या है, 1942, 1943, 1940, 1940, और ये समय किसका है, प्रगतिवाद का। ऐसे यहाँ भी दिया है 1939, 1940, यानी कि 1939 के बाद तमाम रचनाएं जो छायावाद में लिखी गई वो युग तो छायावाद था लेकिन समय किसका था, प्रगतिवाद का। तो इसीलिए जो मित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद, यहाँ क्या लिखा है, झरना, आंसू, लहर, कामयानी, जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है। अर्थात ये छायावाद का जो समय उसमें लिखी गई, इसलिए पहली रचना छायावाद के अंतर्गत किसकी मानी गई है, जयशंकर प्रसाद की। लेकिन उसके बाद जो प्रगतिवाद का समय चला, जयशंकर प्रसाद ने इनके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन वो समय था प्रगतिवाद का, इसलिए इनको छायावादी रचना माना गया। युगवाणी, ग्राम्य, पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। उच्छ्वास पंत जी की प्रथम छायावादी काव्य करती है। तो ये उच्छ्वास क्या है, उच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना, ऊपर की ओर सांस खींचना उच्छ्वास कहलाता है। और संस्कृत के अंतर्गत जो उपन्यास होते हैं वो उच्छ्वासों में विभक्त होते हैं, उनके चैप्टर को, अध्याय को क्या कहा जाता है, उच्छ्वास कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे उच्छ्वास पंत जी की क्या है, प्रथम छायावादी रचना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य मित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना का नाम बताइए, उच्छ्वास। जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना का नाम बताइए, छायावादी रचना का नाम। राइट आंसर है उर्वशी। तो ये किसकी थी, मित्रानंदन पंत की पहली रचना उच्छ्वास। जबकि युगवाणी और ग्राम्य क्या है, प्रगतिवाद के समय में लिखी गई, इसलिए प्रगतिवादी रचनाएं मानी गई। के बाद छायावादोत्तर युग, जिसको शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं, अर्थात शुक्ल के बाद का युग होता है, ये शुक्लोत्तर युग कहलाया। इसको छायावाद के बाद का युग छायावादोत्तर युग का। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चीज़ें नहीं चली है, लेकिन हाँ एक अलग तरह से काव्य रचना लिखने के कारण इस युग का अपना महत्व रहा है। छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना गया। छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्यधारा बहुमुखी हो गई, अर्थात एक पुरानी काव्यधारा थी और एक नई शैली में काव्य लिखे जाने लगे, तो उसको कहा गया नवीन काव्यधारा। तो
तो पुरानी काव्य धारा और नवीन काव्य धारा समय के साथ साथ रचनाओं के जो विषय थे वो बदलते चले गए, कवियों ने भी अपने लिखने के तरीके बदल दिए। इसलिए जो पुरानी परंपरा को जो छायावाद में चल रही थी उसको जो एडोप्ट किया, उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम किया, वो पुरानी काव्य धारा कहलाई। और जिन्होंने अपना एक अलग तरीका अपनाया, ठीक है, उसको हमने क्या कहा, नवीन काव्य धारा। पुरानी काव्य धारा के कवियों में अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा व उत्तर छायावादी काव्य धारा आती है। तो पुरानी काव्य धारा के अंतर्गत क्या है, भारतीय संस्कृति से संबंधित जो रचनाएं लिखी गई। और इसके बाद छायावाद के बाद तो उत्तर छायावादी काव्य रचना, ये दोनों की दोनों किसके अंतर्गत आती है, पुरानी काव्य धारा के अंतर्गत। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि में कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने वीर रस का प्रयोग करके अपनी कविताओं को लिखा और वे सारी कविताएं इनकी अपने आप में फेमस हुई। इसके बाद है बालकृष्ण शर्मा, जो नवीन के नाम से लिखते थे, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी, ये भी वीर रस के कवि माने जाते हैं, ठीक है। सियाराम शरण गुप्त है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ये हो चुका है। श्याम नारायण पांडे है, ये आपको ध्यान रखना है। और रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने भी वीर रस का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब ये हुआ, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों में वीर रस का प्रयोग करने वाले व्यक्ति अधिक थे। रामधारी सिंह दिनकर ने भी कुरुक्षेत्र और बाकी तमाम रचनाएं वीर रस में लिखी है। साथ माखनलाल चतुर्वेदी पुष्पी अभिलाषा वीर रस की कविता है, जो कि अपने आप में प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ ये जो कहा गया राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, इसमें भारत के गौरव को, भारत की अस्मिता को, ठीक है, भारत की संस्कृति को, ठीक है, का गुणगान कविताओं के माध्यम से किया गया। तो इसलिए इसका नाम रख दिया राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। ये किस में आती है, पुरानी काव्य धारा के अंतर्गत आती है, छायावादोत्तर युग में, तो शुक्लोत्तर युग भी कहा गया। उत्तर छायावादी, उत्तर का मतलब बाद में होता है, पूर्व का मतलब पहले होता है। तो इसके साथ ही इसके बाद में एक नई शैली में कविताएं लिखी जाने लगी। इसमें उत्तर छायावादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत आगे, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आगे, और इसके साथ जानकी वल्लभ शास्त्री। इसको उत्तर छायावाद क्यों कहा गया, क्योंकि छायावाद के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो ये चारों के चारों, जानकी वल्लभ शास्त्री, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के कवि। तो छायावाद की जो बाद का समय था उसको क्या कहा गया, उत्तर छायावादी। तो इन्होंने जो छायावाद के अंतर्गत चीजें चल रही थी उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किया और अपने काव्य लिखे। इसके साथ नवीन काव्य धारा में व्यक्तिगत गीति काव्य धारा के कवि कहलाए, हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है, और इसी को हालावाद भी कहते हैं। इसी समय को हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा, नवीन काव्य धारा को हालावाद। तो हालावाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन। तो व्यक्तिगत गीति काव्य धारा, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता, के साथ भगवती चरण वर्मा है, ठीक है, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल। अब क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा कि रामेश्वर शुक्ल अंचल, जो अंचल के नाम से लिखते थे, वो किस काव्य धारा के कवि थे। तो आप कहोगे छायावादोत्तर, ठीक है, या फिर शुक्लोत्तर काव्य धारा। और चूंकि उसमें भी दो काव्य थी, धारा थी, एक पुरानी और एक नई, तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है, जो नवीन काव्य धारा थी उसके थे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, अंचल के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है, अंचल किसका उपनाम है, तो आप कहोगे रामेश्वर शुक्ल। बच्चन किसका उपनाम है, तो आप कहोगे हरिवंश राय बच्चन का, ठीक है। तो कुल मिला के कई बार इनके जो उपनाम है इससे प्रश्न आपके पेपरों में पूछे गए। पूछा गया कि इनमें से व्यक्ति दे दिया और किस काव्य धारा से संबंधित है, वो ये कभी नहीं देगा पुरानी काव्य धारा या नई काव्य धारा, बस वो आपसे ये कहेगा कि छायावाद की है, छायावादोत्तर है, प्रगतिवाद है या प्रयोगवाद। तो आपको ये पता होना चाहिए ये छायावादोत्तर है, जिसका दूसरा नाम है शुक्लोत्तर युग, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, छायावादोत्तर। चूंकि छायावाद वो अपने जेन में रखो, छायावादोत्तर अर्थात शुक्लोत्तर जो युग था उसमें दो धाराओं का श्री गणेश हुआ। एक पुरानी जो चीजें थी उसको एज इट इज आगे बढ़ाया गया और एक नए तरीके को इजाद किया गया, नए तरीकों को तैयार किया गया लिखने के ढंग के रूप में। इसके बाद आता है प्रगतिवाद, यानी कि छायावादोत्तर के बाद किसका नंबर आ गया, शुक्लोत्तर के बाद प्रगतिवादी काव्य धारा। और इस प्रगतिवादी काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि थे ये आपको अभी याद करने, ये क्वेश्चन आएगा।
नागार्जुन है, राघेव राघव है, शिव मंगल सिंह सुमन, सुमन के नाम से लिखते थे, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। ये सब क्या है, प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि। ये कौन सा था, सबसे पहला प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला भारतेंदु युग है, ठीक है, गद्य काल के अंतर्गत आधुनिक काल के अंदर, क्योंकि हम यहाँ आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो काल आया वो क्या था, भारतेंदु युग, जिसको को हम आधुनिक काल कहते हैं, और आधुनिक काल का ही दूसरा नाम गद्य काल है। वो आधुनिक काल अलग अलग शैली में लिखी जाने के कारण, अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करने के कारण वो अलग अलग युगों में बटा। सबसे पहला युग था भारतेंदु युग, दूसरा था द्विवेदी युग, उसके बाद तीसरा आया छायावाद, फिर छायावादोत्तर, उसके बाद आया आपका प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद के कवि में नागार्जुन, राघेव राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। प्रगतिवाद के बाद आता है आपका प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के बाद क्या आता है, प्रयोगवाद। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि में यहाँ पे हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का नाम है, इन्होंने नेतृत्व किया इस प्रयोगवाद का। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना अज्ञे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का पूरा नाम है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे, प्रयोगवादी कविताओं का श्री गणेश कृष्ण आगे। इसके बाद है मुक्तिबोध है, भवानी प्रसाद मिश्र है, गिरिजा कुमार माथुर, ये सब प्रयोगवादी काव्य धारा के व्यक्ति अर्थात कवि। नई कविता काव्य धारा के अंतर्गत धर्मवीर भारती आते हैं, शमशेर बहादुर। तो शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती क्या है, नई कविता काव्य धारा के कवि। इस तरीके से हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर अर्थात शुक्लोत्तर युग, इसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और नई कविता, ठीक है। तो ये अंतिम काव्य धारा है जो फिलहाल चल रही है। फिलहाल जितनी भी कविताएं लिखी जा रही है वो सारी की सारी इस नवीन काव्य धारा में आते हैं, अर्थात धर्मवीर भारती आधुनिक युग के सबसे नए कवि माने जाते हैं। प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है, जो जनक माना जाता है, वो हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे को माना जाता है। इनके साथ इसी प्रयोगवादी काव्य धारा के अंदर मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर ने काम किया। ऐसे ही प्रगतिवाद के अंदर नागार्जुन, राघेव राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, ये महत्वपूर्ण कवियों में आते हैं प्रगतिवाद के। और नवीन काव्य धारा जो थी, जो कि छायावादोत्तर शुक्लोत्तर की थी, उसके अंतर्गत हरिवंश राय ने हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये नवीन काव्य धारा को अर्थात व्यक्ति की थी कविता धारा को हालावाद कहा गया, और हालावाद के प्रवर्तक माने गए जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। अब आ जाते हैं हमारी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तमाम इन जो भी काल हमने पढ़े, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर युग, ठीक है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इन सब की महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उसको हम करेंगे। पंक्ति इसमें बहुत सारी है, लेकिन मेरा जो जोर रहेगा उन महत्वपूर्ण पंक्ति पे रहेगा जो पूछी जा चुकी है और जो बार बार रिपीट होती है। इससे केवल आपका ये देखा जाता है कि हिंदी साहित्य की पकड़ आपकी क्या है, आपकी ज़्यादा नॉलेज चेक नहीं की जाती है। ज़्यादातर पंक्तियां प्यारे दोस्तों वो पूछी गई है जो कहीं ना कहीं हमने अलग तरह से प्रसंग में इनको प्रयोग में लाए हैं। साथ के साथ जो पंक्तियां हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रयोग कर लेते हैं, किसी को जानने के लिए या किसी बात को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने के माध्यम में भी हम इन पंक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं। जो पंक्ति आपने पहली बार पढ़ी है वो तो आएगी ही नहीं, तो आप यहाँ पर पहली बार पढ़ रहे हैं वो नहीं आएगी, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो पंक्ति आप पहले सुन चुके हो, जो पढ़ चुके हो, उसी पंक्ति को ज़्यादातर पूछा जाता है, और उन्हीं पंक्ति को मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी करूँगा। इसके बाद इसमें प्यारे दोस्तों आपके काम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। के अंतर्गत अमीर खुसरो ये जरूर है, गोरी सोवे सेज पर ऊपर डारे केस। और ध्यान आपको ये भी रखना है इन पंक्तियों का फायदा क्या है। एक तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, व्यक्ति को दे के 4 पंक्ति दे देगा, पंक्ति दे के 4 व्यक्तियों के नाम दे देगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये बना। दूसरा, इन्हीं पंक्तियों को रस छंद अलंकार में भी पूछा जाता है। किस पूछा जाएगा, रस छंद अलंकार में भी। तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस है, और चल खुसरो घर आपने रेन बही चौदेश। ये पंक्ति जो कही है ये किसने कही है, अमीर खुसरो ने, ठीक है। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, ठीक है। मोही अचंबो आवत ऐसे, वामे जीवे बसंत है कैसे। ये भी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो नाम जाना जाता है हिंदी साहित्य के अंदर
सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य रचना करने के कारण, खड़ी बोली का प्रयोग करने के कारण पहेलियां, मुखरियां और गजल के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने किया है। पहेलियां किसने लिखी हिंदी साहित्य में? सबसे पहले अमीर खुसरो ने। गजल सबसे पहले किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। मुखरियां के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मुखरियों के जनक कौन माने जाते हैं? मुखरियों का प्रयोग हिंदी साहित्य में सबसे पहले किसने किया? अमीर खुसरो ने। इसके बाद हाँ, अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, ये कई बार मुहावरे भी के रूप में भी इन पंक्तियों का प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं ये विशेषोक्ति के रूप में प्रयोग होती हैं। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बात कही गोरखनाथ ने। किसने कहा? गोरखनाथ। इसके बाद है स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, ये भी गोरखनाथ की पंक्ति है। किसकी है? गोरखनाथ की। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, ये किसने कहा? गोरखनाथ ने कहा है। ठीक है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, फिर रात सहावे मुकल सरहप्पा, तो हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। ये सरहप्पा की पंक्तियां हैं। ये पंक्ति अब तक 10 से ज्यादा बार अलग अलग एग्जामों में पूछी जा चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जानबूझ के ऐसी ही पंक्ति रिपीट होती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार ही कोई पंक्ति पूछी गई हो। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है? जगने की। और ये तमाम एग्जामों में अब तक 10 से ज्यादा बार ये पंक्ति रिपीट हो चुकी है। संदेशा पिन साहिबी पाछो फिरियो न देहे, संदेशा पिन साहिबी पाछो फिरिये न देहे, ये जो पंक्ति है दलपति विजय की है, जो कि आदि काल के रचनाकार रहे हैं। ठीक है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित होई, भक्ति काल की पंक्तियों में सबसे ज्यादा कबीरदास की पंक्तियां पूछी गई है। पंक्तियां ये कबीरदास की। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े 100 पंडित हुए, पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुने सुने आवे हासी, अलंकारों के रूप में भी और डायरेक्ट ये पंक्ति अनेक बार रिपीट हो चुकी है। पानी बीच मीन प्यासी, पानी में रह के जो मछली है वो प्यासी है, और ऐसा सुनकर देखकर मुझे हंसी आती है। ये कबीरदास या आत्मा परमात्मा के रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं कि सब कुछ आपके अंदर है और उसके बावजूद भी आप बाहर बहुत सारी चीज़ों के अभाव में जीते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें विभावना अलंकार है, यहाँ कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, बिना कारण के कार्य हो जाए तो विभावना है, और कारण के होते हुए भी कार्य ना हो तो उसको हम विशेषोक्ति कहते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, वो क्या कहलाता है? कबीरदास की पंक्ति। काहेरी नलनी तू कुमलाइनी, तेरे ही नालिन सरोवर पानी, अनेक बार पूछी जा चुकी है। कबीरदास। दुल्हनिया गाऊ मंगलाचरण, हम घरी आए राजा भरतार, कबीरदास। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, कबीरदास तुलसीदास से पहले हुए और तुलसीदास ने भी इस पंक्ति का प्रयोग किया है। तो राम के ऊपर कुछ कबीरदास ने भी अपनी दृष्टि डाली। तुलसीदास तो राम भक्ति के अपने आप में अग्रणी कवि रहे ही हैं। एक तो ये जो पंक्ति है, दुल्हनी गाँव मंगलाचरण, हम घरी आए राजा राम भरतार, तुलसीदास ने भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया, लेकिन पंक्ति कबीरदास की मानी जाएगी। ऑप्शन में कबीरदास भी तुलसीदास, तो राइट आंसर क्या है? कबीरदास। मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। मैंने जो अपनी आंखों से देखा मैं उसको कह रहा हूं, और तू कागज में अर्थात किताबों में पड़ी हुई चीजों के बारे में बताना चाह रहा है। तो ये किसने कहा? कबीरदास। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि मैंने यहाँ कोई भी पंक्ति नहीं छोड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी पंक्ति पूछी जा चुकी है और आपके एग्जाम में ये पंक्ति आएगी। ठीक है, तो ये सारे क्या है? कबीरदास की पंक्ति। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, कबीरदास की पंक्ति है, अर्थात भगवान से बड़ा इन्होंने किसको बताया? गुरु को बताया। मसी कागज छुओ नहीं,
कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में कबीरदास ने जो को उजागर किया। मैंने कभी कागज को नहीं छुआ, कलम को हाथ में धारण नहीं किया, अर्थात वो फिर उन्होंने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ के सो पंडित होई। ये तो बिना पढ़े हुए भी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा कबीरदास अपनी पंक्तियों के माध्यम से बता रहे। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। कबीरदास। दशरथ सुत तू लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना। बहुत सारे बच्चे हमेशा इस पंक्ति में कंफ्यूज रहते हैं। कबीरदास का समय तुलसीदास के समय से बहुत पहले। ये पंक्ति कबीरदास की है, ऑप्शन में दोनों ही रहेंगे, तुलसीदास भी और कबीरदास भी। 99% बच्चे इसको तुलसीदास का करके आएंगे, क्योंकि सबको पता है तुलसीदास जी राम भक्ति के जो है प्रवर्तक कवियों में माने जाते हैं। यहाँ दशरथ आया है, यहाँ राम आया है, तो दशरथ राम और ये सारी चीजों को देख के इस पंक्ति को रामचरितमानस की मान लेते हैं, जो कि है ये पंक्ति रामचरितमानस में प्रयोग की गई। कि अपने जो पूर्ववर्ती कवि रहे हैं उनकी जो अच्छी चीजें हैं, जो बाद वाले कवि हुए जिनको हम परवर्ती कवि कहते हैं, एक होता है पूर्ववर्ती पहले के कवि, एक होता है परवर्ती, पर मतलब बाद के कवियों ने उनका अनुकरण किया है। ऐसे ही ये रचना मिलती है उसमें तुलसीदास की रचनाओं के अंतर्गत ये पंक्ति, दशरथ त्यो लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना, कबीरदास की पंक्ति है। जब कबीरदास ऑप्शन में नहीं होंगे तब आपको तुलसीदास की मानना है। आपू देवा आपू ही पाती, आपू कुल आपू ही जाति, ये भी पंक्ति किसकी है? कबीरदास की पंक्ति है। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून बह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। कबीरदास की पंक्ति है। अर्थात धर्म के अंतर्गत जो कुछ आडंबर थे, कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो कि गलत थी, उस पर इन्होंने कटाक्ष किया है कबीरदास ने कि दिन भर रोजा रह के रात को गाय को काट के खाते हो, जब आपने खून बहा दिया तो आपका खुदा खुश कैसे होगा, क्योंकि जीव हत्या हो गई। तो उसी में यहाँ पे धर्म के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें आई जो इनको पसंद नहीं आई। तो कबीरदास अपने आप में एक तरह से दोनों हिंदू और मुस्लिम इस्लाम धर्म के अंदर जो भी बुराइयां थी उन पे इन्होंने इन पदों के माध्यम से उन्होंने कटाक्ष किए हैं। तुम जिन जानी गीत यह निज ब्रह्म विचार, तुम जिन जानी गीत यह निज ब्रह्म विचार, कबीरदास है। माया माँ ठगनी हम जानी है, कबीरदास है। गुरु मोही घुंडिया अजर पियाई, कबीरदास है। को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, अनेक बार ये पंक्ति पूछी जा चुकी है कि मुझे आप कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो आपके अंदर हूँ, ये कबीरदास ने कहा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्या की अंग अंग बास समाने, अनेक बार ये पंक्ति देखे 4 ऑप्शंस में 4 अलग अलग व्यक्तियों के नाम दिए होते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये रैदास की पंक्ति है, जिनका पूरा नाम संत रविदास है। रैदास का ही दूसरा नाम क्या है? संत रविदास। क्लियर? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसने कही? रविदास आ जाए या फिर रैदास आ जाए, बात एक ही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मुहावरों में भी इन पंक्तियों को पूछा जाता है, लोकोक्तियों के कहावतों के अंतर्गत। ये रैदास की पंक्ति है। तुम मोहि देखे हो तो ही देखे हो, प्रीत परस्पर होई, आप मुझे देख रहे हो मैं आपको देख रहा हूँ, तो प्रेम तो हो के रहेगा। ये कहना है रविदास का। परमात्मा और जीवात्मा के मिलन के दौरान ये ऐसी बात कह रहे हैं। जब हम होते तब तुम नहीं, अब तुम ही है मैं नहीं, ये बात किसने कही है? ऐसे ही मिलती जुलती पंक्ति कही है कबीरदास ने, और वही आपको थोड़ा अंतर महसूस करना है। जब हम होते तब तुम नहीं, अब तुम ही है मैं नहीं, रैदास की पंक्ति है। ये रैदास कौन थे? पहले दलित कवि। तो हिंदी के पहले दलित कवि किसको माना जाता है? रैदास को। इनका दूसरा नाम क्या था? संत रैदास। इनका दूसरा नाम क्या था? संत रैदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अनेक बार ये पंक्तियां रिपीट होती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मुल्लक दास की पंक्ति है। अब तो जपा जपो मन मेरे,
अब तो जपा जपू मन मेरे, मूलक दास की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये किसने कहा कबीरदास के बारे में? दादू दयाल ने। किसने कहा? दादू दयाल ने। यह मसीयत यह देरा संत गुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाही काहे जाई, दादू दयाल की पंक्ति है। हिंदू पूजे देरा, मुसलमान मसीद, और नामा सेवा जहे देराना मसीद, नामदेव, संत रामदेव ने ये पंक्ति कही। मांड न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, और हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां से आया, संत रामदेव। रसिक प्रिया रसिक मंजरी सिंगार ही जानी, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जानी, सुंदरदास, जो भक्ति काल में सबसे पढ़े लिखे कवियों में माने जाते हैं। भक्ति काल के सबसे पढ़े लिखे कवि कौन थे? सुंदरदास। मानुष प्रेम भऊ बेकुटी, नाही त कहाँ छार भाई मुठी, मलिक मोहम्मद जैसी। फिर रोई कोई नहीं बोला, जो मैं छोड़ रहा उसको नहीं करना है। आधी रात विहंगम बोला, मलिक मोहम्मद जैसी। प्रेम आश्रय शाखा के प्रवर्तक माने गए। पद्मावती अपने आप में प्रसिद्ध रचना लिखी गई के द्वारा, जैसी के द्वारा। जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई उस्मान। पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पद दीजिए, ये उस्मान ने कही। पहले प्रीति प्रेम गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पद दीजिए, ये किसकी पंक्ति है? उस्मान की पंक्ति है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनिये टूटी, कुंभन दास। चरण कमल बंदो हरियाई, अलंकार भी पूछा जाता है, ठीक है, रूपक अलंकार है, सूरदास की पंक्ति है। ये रूपक अलंकार की किस पंक्ति है? सूरदास की पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरियाई। इसी दिन बसरत नैन हमारे सूरदास, ये आपको ध्यान रखना है। इसी दिन बसरत नैन हमारे किसकी पंक्ति है? सूरदास की। मैया कभी ही बढ़ेगी चोटी, सूरदास की पंक्ति। मौसम कौन कुटिल समकामी, ठीक है, सूरदास। मेरा अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अनेक बार ये पंक्ति पूछी गई। ज़्यादातर बच्चे इसको मीराबाई की करके आते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन में मीराबाई होगा, लेकिन पंक्ति किसकी है? पंक्ति सूरदास की। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे किसकी पंक्ति? सूरदास की। अति मलिन वर्षभा कुमारी, श्लेष अलंकार का उदाहरण है, अनेक बार पूछा जा चुका है, सूरदास के द्वारा ये दिया गया। अति मलिन वर्षभा कुमारी, तो यहाँ वर्षभा कुमारी के एक की जगह अनेक अर्थ हुआ, इसलिए श्लेष है। तो ये सब पंक्ति किसकी है? सूरदास की। शोभित कर नवनीत लिए, ये वात्सल्य रस है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यही पंक्ति में बार बार कह रहा हूँ, रसछंद अलंकार में भी पूछी जाती है। शोभित कर नवनीत लिए, ये क्या है? सूरदास की पंक्ति। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, ये सूरदास की पंक्ति। ठीक, जसोदा हरि पालने झुलावे, सूरदास है। अलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई, ये एक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मधुबन तुम कहत रहे थरे हैं, विप्रलंबन श्रृंगार, जिसको वियोग श्रृंगार कहते हैं, उसकी पंक्ति है सूरदास की। मधुबन तुम कहत रहे थरे,
फिर रह वियोग शाम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, ये सूरदास की पंक्ति है। के अंतर्गत वियोग श्रृंगार है, दोनों एक ही है। क्या है? वियोग श्रृंगार। तो संयोग और वियोग के भेद से दो भेद श्रृंगार के होते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, ये भी पंक्ति किसकी है? सूरदास की। और ये सारी पंक्ति रस में, अलंकार में पूछी जा चुकी है। ये सारी पंक्ति देके जो चार कवि लेखक दिए होते हैं उस रूप में पूछी जा चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार पढ़ने से नहीं होगा। ये क्वेश्चंस पेपर में बैठने वाले केवल 5% बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। उसमें से मुश्किल से 3% बच्चों के ये क्वेश्चन सही होते हैं। ये वे क्वेश्चंस हैं जो फाइनल मेरिट तय करते हैं। कई बार ये देखने में आया, एक बार यूपी टीजीटी के अंतर्गत पिछला जो टीजीटी का एग्जाम हुआ, करीब 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी से थे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और जिन्होंने पढ़े थे वो 12-15 क्वेश्चन उनके सही हुए। 12 क्वेश्चन टीजीटी में थे, 15 क्वेश्चन पीजीटी में। और अलग अलग डेट में दोनों एग्जाम था। और सबकी हालत खराब हो गई कि पेपर में तो सारी पंक्ति पूछ ली, हम तो पंक्ति तैयार करके गए नहीं थे। ऐसे ही जब हम वनडे एग्जाम देते हैं, खासकर यूपी एसआई और इसके साथ किसी भी राजस्थान एसआई, एमपी एसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, वहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन जब इनसे पूछे गए, पेपर अपने आप टफ हो गया। एक तो रस छंद अलंकार तो आएंगे ही सबके एग्जाम में, और यही पंक्ति आएंगी। और ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हो, ये अनेक बार इन पंक्तियों को पूछा जा चुका है और अनेक बार आप इनको सुन भी चुके हो। चरण कमल बंधु हरियाई किसकी पंक्ति है? सूरदास की पंक्ति है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, कौन कह रहा है? सूरदास। बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, सूरदास है। आये जोग सिखावन पांडे, सूरदास है। बसो मेरे नैन में नंदलाल, मीराबाई। तो बसो मेरे नैन में नंदलाल, नंदलाल कौन है यहाँ? भगवान श्री कृष्ण। तो ये मीराबाई की पंक्ति है। चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ने कहा मीराबाई ने। फिर रहनी बावरी सी भाई, वहाँ पे एक मीराबाई होगा, एक महादेवी वर्मा। ज़्यादातर बच्चे महादेवी वर्मा करके आएंगे, जबकि ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई। फिर रहनी बावरी सी भाई, ये पंक्ति मीराबाई की है। ऊंची चढ़े अपने भवन में टेरत आए दई, रे अंचरा मुख असुर पोषत उदरे घात सही। ये सिर्फ इतना पूछेगा आपसे। फिर रहनी बावरी सी भाई पंक्ति किसकी है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है। और ये किसने कहा? मीराबाई ने। ए सुंदर जल सींची सींची प्रेम बेली बाई, मीराबाई की पंक्ति। घायल की गति घायल जाने, जिसको मैं तो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ या फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ, वे महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई। भजमन चरण कमल अविनाशी, भजमन चरण कमल अविनाशी, मीराबाई ने कहा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, आपने कई बार ऐसे निबंध भी लिखा है। ये पंक्ति तुलसीदास की है। परहित सरस धर्म नहीं, दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये पंक्ति किसकी है? पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई, ये पंक्ति है तुलसीदास की। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, तुलसीदास। इस पंक्ति के ऊपर एक तमाम विवाद भी चला यूपी के अंदर। ठीक है। जबकि इसका जो अर्थ है वो लोग अपने दृष्टिकोण से अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तुलसीदास ने सही कहा था कि ढोल को बिना आप सवारे, बिना उसको ठीक के वो सही आवाज नहीं देगा। ऐसे गंवार जो आदमी होता है, अनपढ़ आदमी होता है, उसको भी समझाना पड़ता है। तो ये कहा कि इन लोगों के पास बुद्धि तो है, लेकिन इनकी बुद्धि अभ्यास में नहीं आई है, की वजह से ये समझाने के हकदार हैं। यहाँ पीटने की बात नहीं कहा था। यहाँ ताड़न का मतलब होता है समझाना। तो यहाँ ढोल के जब तक जो रस्सियाँ हैं, उन रस्सियों पे जो पैंच लगे हैं, जब तक वो सही दिशा में नहीं होंगे, सही ढंग से नहीं होंगे, तब तक वो सही आवाज़ ढोल नहीं देगा। इसलिए ढोल का वहाँ पीटने से मतलब नहीं है ढोल पीटने, वहाँ ढोल का सही तरीके से आवाज़ निकालने से मतलब है
कि आप उनकी रस्सियों को, उनके पैचों को आप सही कसो। ठीक है, गंवार समझाने से, शूद्र समझाने से, पशु समझाने से, नारी समझाने से। ठीक है, ताड़ना का मतलब यहाँ समझाना है, पीटना नहीं है। तो ये क्या है, तुलसीदास की पंक्ति। अब लो नसानी अब न नशे हो, की पंक्ति तुलसीदास। केशव कही न जाई का कहिए, तुलसीदास की पंक्ति है। पराधीन सपने सु सुख नाही, अगर आप दूसरे के अधीन हो तो आप सपने में भी सुख नहीं ले सकते, अर्थात गुलामी, दूसरे का नियंत्रण आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र नहीं है, तो फिर आपके पास सुख भी नहीं है। ये किसने कहा, तुलसीदास ने कहा। इसकी पंक्ति है, पराधीन सपने सु सुख नाही, तुलसीदास। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ने कहा तुलसीदास ने। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, किसने कहा, तुलसीदास ने। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, बंदव गुरु पद पदम परागा, और सुरुचि सुवासा सरस अनुरागा। ये अपने आप में अनुप्रास अलंकार की पंक्ति है दास के द्वारा। चाके प्रिय न राम वेदई, तुलसीदास। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, ये किसने कहा, तुलसीदास ने कहा। होई वाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, तुलसीदास ने। भगवान की अगर कृपा हो जाए तो मुख बोलने लगे। ठीक है, और जिसको पैर नहीं है वो पहाड़ चढ़ जाए। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये तुलसीदास की पंक्ति है। और ये क्या है, एक राम घनश्याम, राम भगवान श्री राम, घनश्याम श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण और भगवान राम तुलसीदास के लिए दोनों एक ही है। और जहाँ दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु पदार्थ एक हो जाए तो रूपक अलंकार कहलाता है। पालधी विशाल विकराल जवाल जाल मानो, लंक लिबीजिए को काल रसना पसारी है, ये तुलसीदास ने कहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार। मानो आ गया, उत्प्रेक्षा हो गया। ठीक है, रस पूछ रहा है तो भयानक रस हो गया। क्या हो गया, भयानक रस। बाल धी विशाल विकराल जवाल जाल मानो, लंक लिबीबे को काल रसना पसारी है, भयानक रस है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुलसीदास की पंक्ति है। श्री रामचंद्र कृपालु भजू मन हरण भव भव दारुण, तुलसीदास। सुकुमारी नाथ बनु जोगी, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू, तुलसीदास। जे के इसकी आवश्यकता नहीं है। भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मित्र, काव्य की कविता की परिभाषा में केशवदास ने ये परिभाषा दी है। काव्य की परिभाषा, कविता की परिभाषा में क्या कहा, भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मित्र, ये पंक्ति केशवदास की अनेक बार पूछी जा चुकी है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि होई रामानंद। अब जैसे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन दिए थे मेंटल एप्टीट्यूड के, मानसिक अभिरुचि के, और जब पढ़ा रहे थे तब लोग पढ़ नहीं रहे थे क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा था। मजा तो वो आएगा ना जो चीज़ आप 10 बार पढ़ चुके हो पहले। जो चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हो और जहाँ से क्वेश्चन आना हो तो केवल वही 2-3% बच्चे करते हैं, उसमें कभी मज़ा नहीं आता। मज़ा तो केवल उनको आएगा जिनकी अकाउंट में सैलरी आएगी, और वो सैलरी 40,000 से लेके अलग अलग जो भर्तियां हैं अलग अलग पे ग्रेड पे होती है, 70,000 तक होती है पहले महीने की सैलरी। अब बहुत सारे बच्चे हैं पहली बार कर रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ रसचंद्र अलंकार का क्वेश्चन हर जगह आ रहा है, कि पंक्ति हर जगह पूछी जा रही है फेमस।
अब मान के चलो 2 भी पंक्ति आ गई और दोनों क्वेश्चन आपके सही नहीं हुए, तो ये तो डिफिकल्ट काम हो गया आपके लिए। हिंदी ही वो सब्जेक्ट है जिसके दम पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो इसीलिए जिस चीज़ में आनंद नहीं आता वो आपकी वीकनेस बन जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, को इंग्लिश में मज़ा नहीं आता तो उनकी इंग्लिश वीक है, इनको मैथ में मज़ा नहीं आता आज उनका मैथ वीक है। और जब किसी चीज़ को सीखने की रुचि हम अपने आप पैदा कर ले तो समझ लो हमारा आगे का काम आसान हो गया। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होए, इसने कहा रामानंद ने। ठीक है जी। आरती कीजिए हनुमान लला की, तो ये हनुमान की जो आरती है तो आपने अनेक बार सुनी है, ये किसने लिखी है? रामानंद ने। रामानंद कौन थे? कबीरदास के गुरु। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होए, रामानंद। यही बात कबीरदास भी कह रहे हैं। तो रामानंद पहले हुए, कबीरदास बाद में हुए। अब ऑप्शन में रामानंद है तो राइट आंसर रामानंद, और ऑप्शन में रामानंद नहीं है तो राइट आंसर कबीरदास। आरती कीजिए हनुमान लला की, रामानंद। क्या लुकविटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर ताजिन को डारे, ये रसखान की पंक्ति है। यहाँ रसखान ये कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है अगले जन्म में गोकुल मथुरा के आसपास ही हो, और मैं तो भगवान श्री कृष्ण जिन ग्वालों के साथ खेलते हैं उनके साथ मैं भी खेलूं, और उसी तरह की मैं वेशभूषा धारण करूं। जैसे वो अपने कमर पे वस्त्र पे बांध कर एक जो है डंडा रखते थे हाथ में, तो सेम उसी वेशभूषा में मैं दूसरे जन्म में गोकुल अर्थात मथुरा के आसपास जन्म लेके भगवान श्री कृष्ण के आसपास रहना चाहता हूँ, ये रसखान का कहना है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल के गवार। अगर मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो मुझे गोकुल के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रसखान। ठीक है। कहाने भय बस बांसुरी, अब कौन सखी हमको चाहे। क्या मुरली मुरलीधर, ये भी पंक्ति अनेक बार पूछी जा चुकी। क्या मुरली मुरली की अधरान अधरी अधरान धरोगी, ये किसने कहा? रसखान ने कहा। ये जो मुरली रसखान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो मुरली बजाते हैं वो अपने अधर अर्थात तो होठों पे जो लगाए हैं, तो होठों का जो स्थान है वो तो मुरली का है, बाकी को वहाँ जगह मिलेगी नहीं। तो यहाँ गोपियों को चिढ़ा रहे हैं एक तरह से। तहेश मेष गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें सै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसके लिए अनुप्रास अलंकार में अनेक बार पूछा गया है। और ये पंक्ति किसकी है? रसखान की है। क्या मोर पगा सिर ऊपर धारियो, तो मोर के पंख वाला मुकुट कौन पहना है? रसखान। रसखान ने किसको बताया? भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है जी। ओढ़े पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन गवाला संग फिरोगी, ये किसने कहा? रसखान ने। पीताम्बर वस्त्र कौन धारण कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। ग्वालों के साथ कौन गाय चरा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। और रसखान किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के। के बाद गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, ये बात रहीम ने कही है। कनक कनक ते सो गुणी मादकता अधिकाय। ठीक है। पा खाए बोराए जगवा पाए बोराए, किसकी रचना है? बिहारी लाल की। बिहारी सतसई से पंक्ति ली गई, यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कनक कनक ते सोगुनी, पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, और पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल। तो बिहारी लाल क्या है? गागर में सागर भरने वाले कवि। क्यों? क्योंकि इन्होंने एकमात्र रचना लिखी बिहारी सतसई, उसी से फेमस हो गए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, क्या तन की झाई प्रेस श्याम हरित दूती होई, बिहारी की पंक्ति है, सलेस अलंकार है। कौन सा है? हरित दूती होई, सलेस अलंकार, बिहारी की पंक्ति, बिहारी सतसई। के बाद सर्ग उजरत टूटत कुटुंब अर्जुरत चतुरचित प्रीति, बिहारी लाल। इसमें क्या कह रहे हैं? जहाँ प्रेम हो, अपनापन हो, परिवार है, वहाँ चतुराई नहीं चलती है।
कभी भी अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने साथियों के साथ चतुराई नहीं दिखानी चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? बिहारी लाल कह रहे हैं। अदरवाइज सारे टूट जाएंगे, आपके रिश्ते टूट जाएंगे, परिवार टूट जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाएं, तो करे भोयनी हंसे देन कहे नटी जाए। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, जो अलंकार के रूप में अनेक बार पूछा गया है। संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। और बिहारी लाल की पंक्ति है, संयोग वियोग दो भेद है श्रृंगार रस के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी, मुरली को छिपाने की बात हो रही है। अच्छा, मुरली को छिपाया जाएगा, एक व्यक्ति छिपाने वाला, दूसरा जिससे छिपाए जा रहे हैं, तो दो व्यक्ति मौजूद हुए। जब दो व्यक्तियों का संयोग हुआ, संयोग रस कहलाया। क्या अनुराग चित्त की गति समझे ना कोई, क्या अनुराग चित्त की गति समझे ना कोई। बिहारी लाल, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होई। जरूरी नहीं है एक पंक्ति में एक ही अलंकार हो, अनेक भी है। ज्यों ज्यों आया है, त्यों आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, ठीक है। नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, और नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे को नवाल। बिहारी लाल। और कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं है जो प्यारे दोस्तों रस और अलंकार में ना पूछी। रस और अलंकार में पंक्ति पूछी गई, और सारी पंक्ति किसकी थी? बिहारी लाल की थी। कैत नटत रिजत खिजत, ये सारे के सारे इसमें तय तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। वर्ण हमेशा शुरू में नहीं होते हैं, लास्ट में होते हैं, तो उसकी भी आवृत्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुप्रास अलंकार और पंक्ति की है ये बिहारी लाल की। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, ये इसी की ही दूसरी पंक्ति है। रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन देन, और अंजन रंजन हो बिना खंजन गंजन नैन। बिहारी लाल। सोवत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मन हो नीलमणि पर्वत पर आत परियो प्रभात। बिहारी लाल। उत्प्रेक्षा अलंकार। मन हूं, मनो शब्द जहां आ जाए वहां संभावना, और जहां संभावना वहां उत्प्रेक्षा। रीति सुभाष कवित की बनत बुध अनुराग चिंतामणि। कवि कुल कल्प तरु रचना से पंक्ति ली गई है। रीति सुभाष कवित की बनरत मधु चिंतामणि की कविता की परिभाषा। ये क्या कह रहा है? सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्द ताको कवित कहे विबुध कोई। ये कविता की परिभाषा किसने दी? ये काव्य की परिभाषा किसने दी? ये आपसे पूछेगा चिंतामणि के द्वारा। क्लियर? और बाकी इसमें से आपके काम का नहीं है। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। भिखारी दास। ये पंक्ति है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। भिखारी दास। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी पीडीएफ भी प्रसिद्ध कवि लेखकों की रचनाएं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि की प्रसिद्ध पंक्ति, और इसके साथ हिंदी साहित्य हैं, ये सारा आज आपके जो पीडीएफ हैं, जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो ऐप पे जुड़े हुए हैं उनको जो कैटेगरी है नोट्स की उसमें ये पीडीएफ आज मेंशन करवा देंगे। कि अगर हम नहीं पढ़ाते तो आप इनको रटते, और रटी हुई चीज़ फिर कुछ टाइम के बाद आप भूल जाते। हम ये हलाहल मंद भरे सेत श्याम रतनार रसलीन की पंक्ति है। अति सुदोष स्नेह को मार्ग है। अनेक बार ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। घनानंद की पंक्ति है। अति सुदोष स्नेह को मार्ग है। अधिक प्रेम अगर आप करोगे तो बाद में पछताओगे, दुख होगा। तीन बेर खाती, वे तीन बेर खाती है, भूषण की पंक्ति है और यमक अलंकार का उदाहरण है। तीन बेर मतलब तीन टाइम, यहाँ भी बेर यहाँ भी बेर, तीन बेर तीन टाइम, सुबह दोपहर शाम को
यहाँ इमली खट्टी मीठे बेर, यहाँ बेर का अर्थ फल। चमक अलंकार का उदाहरण भूषण की पंक्ति है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है भूषण। यहाँ भी मंदिर, यहाँ भी मंदिर, चमक अलंकार। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को भूषण, और भूषण ने वीर रस का प्रयोग किया, इसलिए ये पंक्ति किसकी है? वीर रस की है। भारतेंदु युगीन कवि महत्वपूर्ण पंक्ति के बारे में मैं बता चुका था, ठीक है जी। पिछली क्लास में भारतेंदु युग को ले लिया था हमने। द्विवेदी युग भी हो गया था। चलो जी, द्विवेदी युग को देख लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। वही मनुष्य, ये तो हो चुका था, द्विवेदी युग भी ले लिया। छायावाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जयशंकर प्रसाद छायावाद की श्रेष्ठ रचना कामयानी की पंक्ति। प्रीति बिहावरी जागरी, अंबर पन घट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, किसने कहा? जयशंकर प्रसाद। प्रीति बिहावरी जागरी, अंबर पन घट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी, किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, इसमें सी आया है, सा से सी, उपमा अलंकार है। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, जयशंकर प्रसाद अपने दुख को बता रहे थे, ठीक है। ईमानदारी तुरुंग सुरंग से प्रभुत शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुझला स्वतंत्रता पुकारती, वीर रस से परिपूर्ण है, इसके अंतर्गत वीर रस है, और जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। वह अंधा था विदु को किसने काली जंजीरों से, ये पंक्ति क्या है? जयशंकर प्रसाद की आंसू रचना से। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार सौरों में वेदना असीम गरजती है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। सुख की पिछली रजनी बीच, पिछता सुख का नवल प्रभात, जयशंकर प्रसाद। में नीर भरी दुख की बदली, अनेक बार ये पंक्ति पूछी गई, महादेवी वर्मा। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं, महादेवी वर्मा। तोड़ दो क्षतिज मैं भी देख लूं, उस पार क्या है, महादेवी वर्मा। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तेरा वैभव देखूं या जीवन करदन देखूं, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। वरदे वीणा वादनी वरदे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला की पंक्ति है। दुख ही जीवन की कथा रही है, दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत सारे बच्चे इस पंक्ति को महादेवी वर्मा की करके आते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि महादेवी वर्मा ने भी अपनी वेदना को अपनी रचनाओं में जगह दी है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। रग जीवन जो पता ही आया है विरोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, सुमित्रा नंदन पंत। ये जो छायावाद के कवि हैं, इनकी पंक्तियां अक्सर आपके एग्जामों में
की गई हैं। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, सुमित्रा नंदन पंत ने ये कहा। अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति, सिंहासन खाली करो जनता आती है। आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, हर जगह आपको सुनने में मिल जाएगा। ने कहा था रामधारी सिंह दिनकर ने, सिंहासन खाली करो जनता आती है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वान कहते हैं कुत्ते को, डोगी को। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे उकलाते हैं। ठीक है, माँ की हड्डियों से ठिठुर चिपक कर जाड़े की रात बिताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने भारत में जो गरीबी है उस व्यथा को इन पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखा है। कई दिनों तक रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास क्योंकि अनाज ही नहीं है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। नागार्जुन ने भी भारत की उस व्यथा को रखा है। भूख की वजह से बहुत सारे परिवार, बच्चे, इंसान परेशान हैं। जन जन में जो ऊर्जा भरी दे, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस कवि का नागा अर्जुन। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा। नागार्जुन की बादल शीर्षक से कविता से पंक्ति ली गई। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, पठा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। रघुवीर सराय महात्मा गांधी के लिए इन्होंने ये पंक्ति कही। मुझे तोड़ लेना वनमाली, वीर रस से परिपूर्ण पंक्ति, पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी। जहाँ पुष्प अभिलाषा शीर्षक से कविता लिखी, उसकी पंक्ति है ये। जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहने में गूथा जाऊं, ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, झांसी की रानी टाइटल से ये कविता लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने, वहां से पंक्ति ली गई। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीर रस से परिपूर्ण कवित्री है, और कविता का नाम है झांसी की रानी। सिंहासन हुल उठे राजवंशों ने भरकुटी तानी है, बूढ़े भारत में आई फिर से एक जवानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीर रस से परिपूर्ण रचना। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, भवानी प्रसाद मिश्र। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है। यहाँ हजूर में गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, कि भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो, अर्थात अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, वही सच्चा प्रेम है। ये भी भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं। त्याग बिना निश्रयाण प्रेम नहीं है, और करो प्रेम का प्राण न्यौछावर, राम नरेश त्रिपाठी। ओम जय जगदीश हरे, सरदार राम फिलोरी। ये आरती ओम जय जगदीश हरे किसके द्वारा, सरदार राम फिलोरी के द्वारा ये लिखी गई, गाई गई। हम ये हला हल मंद भरे श्वेत श्याम रतनार, और जियत मरत झुकी झुकी परत देही चितवन एक बार रसलीन। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, मुक्ति बोध, इसका पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है। जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचरित तुम्हारी, और भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी। ये नागार्जुन ने कहा भारत की स्थिति को देखकर। अपने यहाँ संसद ऐसी थानी है, आधा तेल आधा पानी है। दामा पांडे धूमिल के नाम से कविताएं लिखते थे, उन्होंने संसद के बारे में कहा, सड़क से संसद तक टाइटल अपनी रचना का। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले,
भगवती चरण वर्मा है। अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं, घनानंद ने कहा। दशरथ सुत त्यु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना। तुलसीदास और कबीरदास दोनों की पंक्ति। यहाँ तुलसीदास है और इससे पहले में सूरदास कबीरदास जब मैं करा रहा था पंक्ति, वहां भी ये पंक्ति आई थी। पैर क्रोध का आचार्य या मुरज्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा जो बैर है वो क्रोध का आचार या मुरज्जा अर्थात मुरब्बा है। बैर और क्रोध दोनों क्या है, एक दूसरे के बैर होगा। क्रोध आएगा तो बैर किसने करोगे। सरोवर फल नहीं खाते, पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर नदियां अपने पानी नहीं पीती। ये बात किसने कही, रहीम ने कही, परोपकार की भावना को प्रकट करने के लिए। दुखिया अखिया नहीं मानत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। इसके अंदर दोहा छंद है। दोहे के अंदर पहले चरण में 13 मात्रा होती है। बारह बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, जगनिक की पंक्ति है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक दे तजगर मोह स्मृति के पार, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा। कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, और कहाँ चिराग मस्कर नहीं है शहर के लिए। दुष्यंत कुमार आधुनिक गजल गायक माने जाते हैं, उनकी पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, बाल कृष्ण नवीन ने ये पंक्ति कही है। तो ये क्या थे प्यारे दोस्तों, ये थी आपकी महत्वपूर्ण पंक्तियां जो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की। उर्दन मार्दन, ये आपको ध्यान रखना है, इसी का ही पाठ है हिंदी साहित्य का। प्रमुख पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है उद्दंड मार्दन। हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या है, उद्दंड मार्दन, 30 मई 1826। जुगल किशोर के नेतृत्व में। संपादक कौन थे, संपादक है जुगल किशोर। साप्ताहिक हिंदी पत्र है, सप्ताह में केवल एक बार आता है, रोज नहीं आता है। दैनिक नहीं है, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम आते हैं, ऐसे रोज नहीं आता है, सप्ताह में केवल एक बार आता है। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। क्या जी, खड़ी बोली को मध्य देशी भाषी कहा। में जो खड़ी बोली मेरठ के आसपास बोली जाती है, खड़ी बोली का दूसरा नाम रखा मध्य देशीय भाषा। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी भी है, तो राहुल सांसकर्ता ने कहा। तो कोरवी इसलिए कहा क्योंकि मेरठ के पास हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर राजधानी रही है दुर्योधन की, कौरवों की। खड़ी बोली के दो नाम हैं, एक कोरवी और दूसरा है मध्य देशीय भाषा। तो मध्य देशीय भाषा उद्दंड मार्दन जो समाचार पत्र है उसमें जुगल किशोर ने खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा, जबकि राहुल संस्करण ने खड़ी बोली को कोरवी हिंदी कहा। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वही 30 मई है जब पहला हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित होता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये आपको ध्यान रखना है, जो अभी गया है। ठीक है जी, सॉरी मई चल ही रहा है, अभी गया नहीं है। 30 मई को क्या मनाया जाएगा, हिंदी पत्रकारिता दिवस। 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधावर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। प्रथम दैनिक रोज आता है, ये कौन सा था, सप्ताह में एक बार आने वाला। प्रथम दैनिक समाचार पत्र हिंदी का कौन सा माना गया, समाचार सुधावर्षण। आप गलती क्या करो, आपसे पूछा जाएगा प्रथम दैनिक समाचार पत्र बताओ, आप करके आओगे उद्दंड मार्दन, जबकि वो साप्ताहिक है, वो 7 दिनों में एक बार आता है। ठीक है, ये रोज आता है, डेली आता है, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, नव भारत है। ठीक है, ये सब क्या है, ये डेली आता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र जो रोज आता है, 1854 में प्रकाशित हुआ, ये डेली आने वाला।
कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ, क्योंकि वहीं पे ही था प्रिंटिंग उद्योग, अंग्रेज लेके आए थे। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन जी थे। तोड़दंड मारदंड के संपादक कौन थे? जुगल किशोर। और समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। संपादक का मतलब जो उस पेपर को निकाल रहा है, जो उसमें आर्टिकल दे रहा है। यह द्विभाषी बंगला और हिंदी दोनों में था। तो बंगला का पहला समाचार पत्र, ठीक है, जो डेली आता हो, दैनिक, वो भी समाचार सुधावर्षण है। तो दो भाषाओं में आया, एक तो चूंकि बंगाल से निकल रहा था तो बंगला में आया, बंगालियों ने बंगला में पढ़ा, बाकी भारतवाग के लोगों ने हिंदी में पढ़ा। राजा शिव प्रसाद के संपादन में बनारस से निकलने वाला अखबार है बनारस अखबार। बनारस अखबार किसने निकाला? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये किसके नाम से जाने जाते थे? ये सितारे हिंद के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने ही ये व्यवस्था की थी कि जब भी अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का प्रयोग आप हिंदी में करोगे तो आप इस कै के साथ में, ख के साथ में, ग के साथ में, जय के साथ में, ए के साथ में आप बिंदु तल लगाओगे। यहाँ पे इस तरीके से बिंदी प्रयोग करोगे। ये कहना किसका था? ये कहना था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस से अखबार निकाला। बनारस अखबार 1845 में हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था। हिंदी भाषी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, ये सब हिंदी भाषी है। इससे पहले कहाँ से निकल रहे थे? बंगाल से। और बंगाल में भी कहाँ से? कोलकाता से। ये कहाँ से निकला था? ये कोलकाता से निकला। ये कहाँ से निकला था? ये भी कोलकाता से निकला। ये रहा। तो इसलिए फिर इसको क्या कहना पड़ा? हिंदी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र कौन सा? बनारस। कहाँ है? यूपी में। तो हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला पहला समाचार पत्र बताइए। तो हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला पहला समाचार पत्र है बनारस अखबार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, 1845। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। ये हिंदी का नहीं है, ये भारत का पहला समाचार पत्र है। ध्यान दोगे यहाँ पे ढंग से। बंगाल गजट क्या है? भारत का पहला समाचार पत्र है। संपादक थे जेम्स ऑस्टन इक्की। प्रकाशन था 1780 में, ठीक है। जबकि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब आया था? 1826 में। और ये भारत का पहला समाचार पत्र 1780। ये हिंदी में नहीं था। बंगाल गजट हिंदी का समाचार पत्र नहीं है, भारत का पहला समाचार पत्र है, हिंदी में नहीं लिखा गया। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कलकत्ता सबसे पहले बंगाल में तो आए अंग्रेज। इंडिया कंपनी कहाँ? बंगाल में। तो वहीं से इनकी शुरुआत हुई। अंग्रेज ही इसके संपादक भी हैं। भारत का पहला समाचार पत्र तो हिंदी में नहीं था, बंगाल गजट। संपादक जेम्स ऑस्टन इक्की। कब प्रकाशित हुआ? 1880 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कोलकाता से। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, इस समय हो गया है दोस्तों। ऐसे ही अब मुझे जो करना है के प्रसिद्ध पुरस्कार और सम्मान, और इसके साथ हैं हिंदी की पत्र और पत्रिका। ये दो टॉपिक कल वाली क्लास में ले लेंगे। तो उसके साथ साथ हम हिंदी के जो तमाम सेक्शन हैं साहित्य से जुड़े हुए वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कल वाली जो क्लास है उसके बाद फिर ग्रामर, काव्य शास्त्र, उन सब के टॉपिक लेंगे। तो अब जो बारी है वो है कल पत्र और पत्रिका के साथ में प्यारे दोस्तों ठीक है प्रसिद्ध पुरस्कार। और सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। इन सब से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, मिनिमम 5 से लेके 50 क्वेश्चन, आपके जहाँ 100 क्वेश्चन आ रहे हो वहाँ 50 क्वेश्चन इसी सेक्शन में हैं, और वो सारे आपको कहीं से नहीं। उम्मीद करता हूँ तो पढ़ाने का तरीका इससे बढ़िया कुछ नहीं था। उसका रीज़न ये है, वो एक ही बात है, मैं बना के लाऊँ स्लाइड यहाँ लगाऊँ या फिर आपको बना के नोट्स दूँ, सारी चीज़ याद करने की है, लर्न करने की। एक बार मैंने करा दी, 2 बार आपको पढ़ना है। पर जब आप पेपर में जाओगे तो वहाँ 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं कि आपने वो चीज़ 2 बार पढ़ी ही है, इसलिए जब आपको पेपर में वहाँ से वो चीज़ तो आप उसको बिल्कुल सही करके आओगे। जो चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है, जिसका कंटेंट ही आपके पास नहीं था, इसके बारे में आप पहले से प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान रखते ही नहीं,
पेपर में आएगी जरूर, लेकिन आप गलत करके आओगे। इसी वजह से मेरा प्रयास था। स्टूडेंट को अपने एफर्ट्स लगाने होते हैं, लेकिन आज जो एफर्ट्स लगे आपके और मेरे, इनसे पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे। सभी दोस्तों को नमस्कार।